ऐसे ही कांग गहरी नींद में डूबा और ट्यूटोरियल स्टेज में दाखिल हुआ। उसकी आंखें बंद थी और वह थोड़ा शर्मीली फीलिंग महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जैसे ही वह अपनी आंखें खोलेगा उसे अपने सपनों की खूब सारी लड़कियां सामने मिलेंगी। धीरे धीरे उसने एक रोमांटिक माहौल के साथ अपनी आंखें खोली। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह खुली, सामने कौन था? हाँ, वही बदसूरत सफेद रंग का डरावना गॉब्लिन। उसे देखकर कांग इतना गुस्से में आ गया कि एक ही पंच में उसने गॉब्लिन को उड़ा दिया। गॉब्लिन दूर जाकर गिरा। कांग ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुमने मुझे दिल का दौरा दे दिया। कांग अब भी कंफ्यूज था, धीरे धीरे देखने लगा। तभी सिस्टम ने उसे सूचित किया कि अब उसे गुफा के गॉब्लिन समूह से बचकर डंजन से भागना होगा और पास के शहर पहुंचना होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। इन गुफाओं में गॉब्लिन की नजरें कमजोर थी, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति बहुत अधिक तेज थी। वे हमेशा 5 से 10 हजार के समूह में चलते थे और अगर कांग ने जरा सी भी आवाज की तो उसका खेल खत्म था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कांग की चीख ने पहले ही 100 से ज्यादा गॉब्लिन्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब वे उसे घेर चुके थे। कांग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि हजारों गॉब्लिन उसे जिंदा खा जाएंगे, लेकिन वो इस बात को लेकर जरा भी चिंतित नहीं था। उसने अपने दांत पीसे और जोर से चिल्लाया, ट्यूटोरियल कंटेंट क्यों बदल दिया गया? लड़कियां कहाँ हैं? गॉब्लिन उसे करीब आ रहे थे और कांग बार बार वही चिल्लाता रहा और फिर उसने देखा कि गॉब्लिन उसे जिंदा खा गए। कांग चिल्लाते हुए उठा, पसीने में डूबा हुआ। इससे जुई एक बार फिर से सुबह 4 बजे डर कर जाग गई। इस बीच दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि एक आदमी काले कोट में और पैंट में 2 गुंडों की पिटाई कर रहा है। एक गुंडा जमीन पर पड़ा है, उसके चेहरे से खून टपक रहा है। वह कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह आदमी उसके चेहरे को कुचल देता है। उसकी आवाज भी अंदर दब जाती। वह आदमी ऊब भरी सांस लेते हुए कहता है कि मैं इन चींटियों से निपटते निपटते थक चुका, मुझे किसी ताकतवर से लड़ना। फिर एक विकृत हंसी के साथ उस गुंडे के चेहरे से खून चाटता है और उसके ख्याल उन वीडियो की ओर भटक जाते हैं जिसमें उसने कांग की पिटाई देखी, जो उसने यूट्यूब पर देखा था। एक घुमावदार मुस्कान के साथ वह बुदबुदाता है, मुझे इस आदमी से मिलना है, मुझे इससे लड़ना है। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। कांग अभी भी उस धिक्कारे हुए ट्यूटोरियल के 5वें चरण में फंसा हुआ था। एक रात जुई काम से घर आई थकी हुई और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह देखती है कि कांग गोल चश्मा पहने, सूट बूट में, सिर पर बालों में जेल लगाकर, काला कोट कंधों पर डाले हुए और हाथ में एक पवित्र किताब थामे हुए कुछ बड़बड़ा रहा है। जुई को तुरंत ही घृणा महसूस होती। काम के बाद मैं किस झंझट में पड़ने वाली हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। कांग, जो खुद को राजसी दिखाने की कोशिश कर रहा था, जुई को बताता है कि बार बार मरने के बाद का दिमाग पूरी तरह खराब हो गया। इसलिए उसने खुद को एक पवित्र किताब दिलाई और वह अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कोई साधु हो। फिर एक नाटकीय अंदाज में उसने वह किताब खोली और अपने जीवन की कहानी सुनाने लगा। यह 53 दिन हो चुके हैं। 53 दिन? वह चिल्लाया। कौन है वो कमबख्त जो हर बार मेरी आंखें खोलने पर चरण बदल देता है, स्टेज बदल देता है? कभी मैं एक मोटे गॉब्लिन्स की गोद में उठता हूँ, कभी वो मुझे सूप में पकाता है और कभी कभी वो मेरा मांस काटता है। आखिर ये गॉब्लिन ही क्यों? इसी बीच जुई जमीन पर बैठी अपने सिर को पकड़कर सोच रही है, दिन ब दिन मेरा भाई पागल होता जा रहा है। लगता है मुझे इसे साइकियाट्रिस्ट अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। कांग की बकवास को आधे घंटे तक सुनने के बाद जुई अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने गुस्से में खड़े होकर चिल्लाया, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारे पास सूट बूट और पवित्र किताब खरीदने के पैसे हैं तो अपने कमरे को साउंड प्रूफ क्यों नहीं कराते, ताकि मुझे तुम्हारी घिनौनी आवाज हर सुबह सुननी न पड़े। फिर रात हो गई। कांग उदास चेहरे के साथ 5वें स्टेज में वापस चला गया, लेकिन इस बार कांग हैरान, वहाँ कोई गॉब्लिन नहीं था। वास्तव में यह एक डंजन। कांग का चेहरा खुशी से खिल गया और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसे इस डंजन में एक विशाल मकड़ी को मारना है। बॉस, एक विशाल मकड़ी मास्टर निकला और मैं आपको बता देता हूँ, मुझे तो मकड़ियों से बहुत डर लगता है, तो जहाँ मैं उन्हें देखता हूँ उन्हें मार देता। अगर मैं अपने घर में एक भी देख लूँ तो उनकी खैर नहीं है। खैर, आप में से कौन डरता है मकड़ियों से, बताएं कमेंट्स। उस मकड़ी ने कांग पर एक गंदा जहरीला रस थूका, लेकिन कांग ने बचने की कोशिश नहीं की। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मकड़ी की गर्दन काटनी है। लेकिन वह रस जहरीला था और कांग के हाथ जहर से सड़ने लगे। लेकिन क्या कांग रुका? बिल्कुल नहीं। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना ही हाथ काट दिया ताकि जहर ना फैल सके। मकड़ी चौंक गई, लेकिन इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाती, कांग फिसलकर मकड़ी के पेट के नीचे चला गया और एक शरारती मुस्कुराहट के साथ बुदबुदाया, ये थोड़ी तकलीफ देगा। फिर उसने एक झटके में मकड़ी के बीच से काट दिया। कांग 2 टुकड़ों के बीच खड़ा था। मकड़ी का खून बरस रहा था। सिस्टम ने सूचित किया उसने 5वां स्टेज पूर्ण कर लिया है और प्राइज के रूप में उसे जायंट की शक्ति मिली, जो एक बी रैंक की स्किल। लेकिन कांग संतुष्ट नहीं था। उसका ध्यान कहीं और था। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और एक साइको किलर की तरह पास
पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी तलवार खून से सनी हुई थी। उस समय तक कांग केवल 25 तक पहुंच चुका था। उसका लेवल 25 था, ताकत 20, फुर्ती 19, स्टेमिना 19, मैजिक 19। जायंट की शक्ति का उपयोग करके कांग अपनी मांसपेशियों की ताकत को 10 मिनट तक 12 पॉइंट से बढ़ा सकता था। इस बीच सुबह हो चुकी थी और 18 साल के होने वाले स्टूडेंट ट्यूटोरियल का सामना करने को रेडी थे, लेकिन वे डरे हुए थे। वे ऑनलाइन ऐसे तरीके खोज रहे थे जिससे वे स्टेज 1 से 8 को आसानी से पार कर सके। शॉर्टकट ढूंढ रहे थे, लेकिन समस्या यह थी कि जिन्होंने भी स्टेज पूरे किए थे वे इन रहस्य को किसी से बताने को रेडी नहीं थे। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट नहीं चाहते थे कि हर कोई शक्तिशाली बने, इसलिए वे सब गुप्त रखते थे। तभी एक छात्र को एक अनोखी पोस्ट मिली जिसका टाइटल था स्टेज 1 से 8 को पार कैसे करें, इसका रहस्य। जिज्ञासा से भरे छात्र ने पोस्ट पढ़ना शुरू किया, लेकिन जल्द ही वो पसीने में डूब गया और उलझन में पड़ गया। पोस्ट में लिखा था, अगर तुम चरण 1 को पार करना चाहते हो तो तुम्हें अपनी मांसपेशियों की ताकत का उपयोग करना होगा। चरण 2 के लिए भी मांसपेशियों की ताकत ही चाहिए। वास्तव में दुनिया का समस्याओं का हल ताकत से ही है। अगर तुम्हारी समस्या हल नहीं हो सकती तो इसका मतलब तुम पर्याप्त ताकतवर नहीं हो। पोस्ट में इसी तरह की बातें भरी हुई थी। छात्र ने जल्द ही उस पोस्ट को एक फेक धोखा करार दिया और कमेंट में मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये पागल आदमी कौन है जो बकवास बातें कर रहा है, उन्होंने सोचा। इस बीच कांग ने अपनी पोस्ट पर नेगेटिव कमेंट्स देखे और गुस्से में चिल्लाया, मैंने इतने अच्छे सजेशन दिए और ये बच्चे इसकी कद्र भी नहीं करते। जूही ने यह देखा और कांग से कहा कि उसके नियम सिर्फ उसी पर लागू होते हैं और उसे उन गरीब बच्चों को परेशान करना बंद करना चाहिए। लेकिन कांग ने एक अंगूठा ऊपर दिखाते हुए कहा, बस देखना, जैसे ही मैं स्टेज 8 पार करूंगा। लेकिन इससे पहले कि कांग अपनी बात पूरी कर पाता, जूही ने उसे बीच में रोक दिया और हंसते हुए कहा, जिस रफ्तार से तुम जा रहे हो तुम तभी सभी चरणों को 10 साल में पार कर पाओगे। और इस तरह भाई बहनों की लड़ाई फिर से शुरू हो गई। लेकिन कांग को परवाह नहीं थी। उसने अपनी मांसपेशियों की शक्ति का उपयोग करके चरण 6 और 7 को एक ही बार में पार कर लिया। स्टेज 6 का इनाम था एक ग्रेड बी लंबी तलवार जो काले स्टील से बनी, जिसकी क्षमता थी 500। यह तलवार कभी भी एक साइकोपैथ हत्यारे द्वारा उपयोग की गई थी और हजारों लोगों के खून की ऑरा को सोखने के बाद यह काली हो गई, इसलिए इसे केवल एक विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति ही चला सकता था। स्टेज 7 का इनाम था रोनाल्ड आर्मर जो ग्रेड बी का था। यह एक प्राचीन काल के साइकोपैथ योद्धा द्वारा पहना गया था। कांग को यह अजीब लग रहा था कि उसे मिलने वाले सभी इनाम किसी मानसिक रोगी से ग्रस्त व्यक्ति के क्यों थे, लेकिन आप समझ सकते हैं। बस सोचता रहा कि किसी भी तरह से उसे चरण 8 पूर्ण करना होगा, जूही को चौंकाना होगा, तभी वह इन सभी वस्तुओं का असली दुनिया में उपयोग कर सकेगा। कांग ने अपनी आंखें खोली और खुद को फिर से अंतहीन सफेद कमरे में पाया। सिस्टम ने उसे सूचित किया, स्टेज 8 में आपका स्वागत है। और इस बार एक मधुर और मोहक आवाज ने उससे पूछा, तुम किस पर विश्वास करते हो? कांग ने इस सवाल को ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन इससे पहले कि वह इसका मतलब समझ पाता उसके आसपास की सफेद जगह टूटने लगी, उसके ऊपर का आसमान टूटने लगा, उसके पैरों के नीचे की जमीन बिखरने लगी। वह चीखते हुए गिरने लगा जैसे वह अनंत काल तक गिरता जा रहा हो। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक शहर के बीचों बीच पाया जहाँ भीड़ जमा थी। क्या यह मेरा शहर है? कांग ने उलझन में सोचा, लेकिन फिर एक महिला उसके सामने से गुजरी, कांग के शरीर के आर पार चली गई और वह एक प्रकार का होलोग्राम हो। उसने मुड़कर उस महिला को देखा और अचानक उसे महसूस हुआ कि यहाँ के सभी लोग इंसान जैसे दिखते हैं थे वैसे नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे इंसानी नहीं थे। वे इंसान जैसे दिख रहे पर वो इंसान नहीं थे। कुछ के चेहरे छिपकलियों जैसे थे, कुछ के कुत्तों जैसे। सभ्यता बिल्कुल पृथ्वी जैसी थी। तभी कांग देखता है कि एक राक्षस उसे घूर रहा है और कम से कम उसे ऐसा लगता है, क्या ये राक्षस मुझे देख रहा है? वह सोचता है, क्या मेरा मिशन इस दुनिया को नष्ट करना है? लेकिन फिर कांग को एहसास होता है कि राक्षस उसे नहीं बल्कि उसके पीछे किसी चीज को देख रहा है। अचानक कांग के पीछे एक विशाल पोर्टल खुलता है जिससे गोलम्स, विशाल मकड़ियां, डरावने कीड़े, ड्रैगन और अन्य जीव बाहर निकलने लगते हैं। वो शहर पर हमला कर देते हैं और कांग की आंखों के सामने ही सारे सिटीजन्स को मार डालते हैं। सिस्टम कांग को सूचित करता है, हाकेन डायमेंशन खोल दिया गया है। कांग को यह समझ में आ जाता है कि यही वो घटना है जिसके बारे में सिस्टम ने पृथ्वी को 5 साल पहले ही चेतावनी दी थी। यही वो आपदा है, डिजास्टर है जो भविष्य में होगी जब राक्षसों की बाढ़ आएगी और मानवता का अंत कर देगी। लेकिन यह सब नहीं था। कांग एक विशाल परछाई को अपने ऊपर मंडराते देखता है और जब वह ऊपर देखता है तो उसकी रीढ़ में सिरहन दौड़ जाती है। यह क्या बला है? वह सोचता है, एक देवता जैसी विशाल काय हस्ती पल भर में पूरे ग्रह को नष्ट कर देती है। कांग फिर से उस अनंत सफेद जगह में जाग जाता है। वह पूरी तरह से हैरान है। जो कुछ हुआ उसे समझने की कोशिश कर रहा है, तभी वह मोहक और प्यारी आवाज उसे फिर से बात करती है, तुम कैसा महसूस कर रहे हो? हैरान हो? कांग आगे देखता है और एक सफेद आकाशीय प्राणी का होलोग्राम दिखाई देता है। कांग पूछता है, क्या तुम भगवान हो? हंसता हुआ स्वर्गदूत उत्तर
देता है, नहीं 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 नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन तुम मुझे एक प्रकार का डायमेंशनल एडमिनिस्ट्रेटर समझ सकते हो। जो भी स्टेज 8 तक पहुंचता है उसे मुझसे मिलने और सवाल पूछने का मौका मिलता है। कांग अब हैरान होकर और गंभीर होकर पूछता है, तो मैंने उस अज्ञात ग्रह पर जो देखा वह पृथ्वी पर भी 5 साल में होने वाला है? स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मनुष्य अपनी रक्षा कर पाएंगे। आखिरकार मैंने ही यह ट्यूटोरियल बनाया है और सभी को उनकी शक्तियाँ दी हैं। कांग और भी उलझने पड़कर पूछता है, अगर तुम इतनी ताकतवर हो तो खुद इसे रोक क्यों नहीं देते? यह सुनकर वह हंसती है और मोहक आवाज में समझाती है, मैं एक अलग आयाम से, एक अलग डायमेंशन से हूँ। मैं सीधे इस दुनिया के नियमों को बदलकर कभी भी सभी को नहीं बचा सकती। जो कुछ मैं कर सकती थी वो था मानवता को बचाने का एक मौका देना। फिर उसने आगे कहा, सभी प्लेयर्स में से कांग तुम सबसे कम प्रतिभाशाली थे और सबसे ज्यादा मनोरंजक थे। तुमने मुझे सबसे ज्यादा हंसाया। यह सुनकर कांग फिर से गंभीर हो गया और पूछने ही वाला था कि क्या तुम वही हो जो स्टेज 5 का थीम बार बार बदल रही थी? लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, स्वर्गदूत ने हंसते हुए कांग को स्टेज 8 पार करने की बधाई दी और कहा, ट्यूटोरियल तो सिर्फ शुरुआत थी। अचानक कांग हवा में तैरने लगा। उसे एहसास हुआ कि वही स्वर्गदूत उसके साथ खेल रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता नीचे की जमीन गायब हो गई। वह गिरने लगा। गुस्से में कांग ने अपना हाथ उठाया और जोर से चिल्लाया, तुम्हें! लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, कांग गायब हो गया। स्वर्गदूत ने मोहक आवाज में बुदबुदाया, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कांग गुस्से में जागता है, फिर चिल्लाने की कोशिश करता है उस धिक्कार स्वर्गदूत को कोसते हुए, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकलती। उसका चेहरा लाल हो जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके मुंह में कुछ अटका हुआ है। वह उसे खींचता है और देखता है कि उसके मुंह में जूई की मोजे थे। घिन से कांग थूकता है और उबकाई लेने लगता है। जूई वही बैठी होती है जैसे वह घर की मालकिन हो। वह उसे चिढ़ाते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुम फिर से चिल्लाते हुए जाओगे, इसलिए मैं पहले से तैयार थी। तो आज गॉब्लिन से तुम्हारे लिए क्या पकाया था? तभी कांग अभी जुराब का स्वाद महसूस करते हुए उसे उसकी तरफ फेंकता है और मुस्कुराता है। वह जवाब देता है कि मुझे परवाह नहीं और सीधे अपना स्टेटस विंडो खोलता है। जूई की आंखें चौड़ी हो जाती है। कांग अपनी शेखी भरी मुस्कुराहट के साथ हंसते हुए कहता है, देखा तुम्हारे इस अद्भुत भाई की ताकत। जूई आंखें घुमाते हुए खड़ी हो जाती है, ज्यादा प्रभावित नहीं होकर कहती है, अब जब तुमने ट्यूटोरियल पूरा कर लिया है तो घर से बाहर निकलो, कोई नौकरी ढूंढो और कुछ पैसे कमाना शुरू करो। मैं आज के लिए तुम्हारे लिए एक खास नाश्ता बनाऊंगी। कांग जूई की इस शांत प्रतिक्रिया से थोड़ा आहत महसूस करता है, लेकिन वह रोने के अंदाज में कहता है, तुम कम से कम मुझे बधाई तो दे सकती थी। तुम कितनी निर्मम हो, तुम्हारा इसीलिए कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। यह बात जूई को तिलमिला देती है और बिना किसी झिझक के वह चम्मच कांग के चेहरे पर फेंक देती है। बाद में हम कांग को सोफे पर बैठे हुए देखते हैं जो अपने स्टेटस विंडो की जांच कर रहा है, जबकि जूई काम पर चली जाती है। अब कांग लेवल 28 पर पहुंच चुका है। उसकी ताकत 21, फुर्ती 19, स्टेमिना 20 और जादू 20 हो गई है। उसके पास कई तरह की क्षमताएं हैं। आखिरकार वह उस वस्तु को निकालता है जो उसे उस बदसूरत गॉब्लिन से मिली थी। जब वह बॉक्स खोलता है तो उसमें एक गंदी पुरानी किताब होती है। कांग उसे उठाकर कहता है, अपनी असली नेचर दिखाओ मेरे बच्चे। सिस्टम उसे सूचित करता है कि यह मैजिक एक्सप्लोजन स्किल की बुक है। इस स्किल को सीखने के बाद वह एक जादुई गोला दाग सकता है जिससे विस्फोटक शक्तियां होंगी। कांग एक गंभीर चेहरे के साथ कुछ देर किताब को घूरता है और फिर जैसे किसी बच्चे को नया खिलौना मिल गया है वह पागलों की तरह हंसने लगता है, किताब को हवा में उठाकर। हा। अब तक कांग थोड़ा पागल हो चुका था। सिस्टम पूछता है, क्या तुम इस स्किल को सीखना चाहते हो? कांग कहता है, हाँ बिल्कुल, और किताब गायब हो जाती है। उसका ज्ञान, उसका नॉलेज कांग के में ट्रांसफर हो जाता है। अब जब उसके पास वह सब कुछ है जो उसने कभी चाहा था, कांग अपनी मुट्ठी बंद करता है और कहता है, आखिरकार सामान्य लोगों की तरह मुस्कुराता है, अब समय आ गया है अवेकनर एसोसिएशन जाने का, साइन अप करने का और कुछ गॉब्लिन्स की धुनाई करने का। इस बीच दृश्य बदलता है और हम एक प्यारी मासूम लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में स्टारबक्स का कप है। उसका नाम मी यंग है। वह एक नई नियुक्त सिविल सर्वेंट है। उसका काम उन लोगों के लिए फॉर्म भरना है जिन्होंने 8 साल की उम्र पार कर ली है, 8 स्टेजेस पार कर लिए। यह उसकी सपनों की नौकरी है। वह कल्पना करती है कि वह कितने सारे हैंडसम न्यू अवेकनर से मिलेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कट टू रियलिटी। मी यंग अपने डेस्क पर बैठी हुई है, कांपती हुई उसके चेहरे से आंसू बह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग ठीक उसके सामने खड़ा है। वह एक एप्लीकेशन फॉर्म लिए हुए, वह एक हॉरर मूवी के खलनायक की तरह नजर आ रहा है। उसके आंख में इतनी गंभीरता है जैसे कि वह 15 चाकुओं से वार करने के लिए तैयार खड़ा है। बेचारी मिंग यंग कुछ बोल नहीं पा रही, बस मुंह से निकालती, कृपया अपना आईडी दिखाए। लेकिन उसकी आवाज इतनी नर्म कि कांग उसे सुन नहीं पाता। क्या? कांग पूछता है और यही बात सुनकर मिंग की आंखों में आंसू भर आते हैं। लाइन में खड़े अन्य
सामने अवेकनर्स फुसफुसाते हैं, सोचते हैं कि कांग शायद कोई कैदी है जो जेल से भागा है। कैमरे सामने आ जाते हैं पूरे दृश्य को रिकॉर्ड करते हुए। कांग जो बेखबर था उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन जितना वह कोशिश करता है उतना ही मी यंग रोने लगती। तभी पीछे से एक दयालु आवाज सुनाई देती है, क्या यहाँ कोई समस्या है? कांग घबरा कर मुड़ता है, एक हैंडसम लड़के को देखता है। उसके चश्मे के पीछे की आंखें कांग की ओर देख रही थी। उसकी आंखें मिलती है और वे तुरंत एक दूसरे को उस बदसूरत गॉब्लिन के साथ हुई लड़ाई में पहचान लेते हैं, लेकिन कोई भी कुछ कहता नहीं है। लेकिन दोनों को पता चलता है कि उस लड़के का नाम किम है और वह यहाँ का इंस्ट्रक्टर है। किम मिस्टर यंग से फॉर्म लेता है और कांग को एक तरफ बुलाता है। वह उसे पूछने लगता है कि यह बताए कि कांग आवेदन फॉर्म पूरी तरह से अलग नजर आ रहा है। कांग समझाने की कोशिश करता है कि उसे नहीं पता कि यह कैसे हुआ है। ट्यूटोरियल ने उसके लुक्स के साथ कुछ छेड़छाड़ की है। वह यहाँ तक कि अपनी उंगलियों के निशान और डीएनए से सत्यापित करने का भी प्रस्ताव देता है। लेकिन जब किम को पता चलता है कि कांग स्टेज 5 पर पहुंच चुका है और उसका लेवल 12 है, कांग सोच रहा है कि लेवल 12 और स्टेज 5 बहुत कम है, इसलिए वह कम ध्यान आकर्षित करना चाहता था। लेकिन असल में बहुत कम लोग स्टेज 3 से आगे बढ़ पाए थे। अधिकांश लोग केवल स्टेज 1 और 2 पर ही रुक गए थे। कांग खुद को एक कठिन स्थिति में पाता है, इसलिए वह झूठ बोलता है कि जब सरकार ने दफन डंजनों पर हमला करने के लिए अवेकन आईडी की आवश्यकता नहीं की थी, तब उसने कुछ हमलों में भाग लिया था। किम समझाता है कि कांग कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। इसके बजाय वह पूछता है, वह मेन फोर्स स्ट्रेंथ कौशल क्या है? कांग बताता है कि यह एक उसकी मांसपेशियों की ताकत को 10 मिनट के लिए 2 गुना कर देती है और इसके साथ वह तेजी से दौड़ सकता है। किंग फिर कांग से कहता है कि वह स्टेज 4 से 5 तक के रिवॉर्ड को दिखाए ताकि यह साबित हो सके कि उसने वास्तव में उन्हें पार किया है। कांग सोचता है कि यह आदमी बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह अपना हाथ उठाता है, अपनी मांसपेशियों को तानता है और फिर तैयार हो जाइए। वह अपनी ही त्वचा में दांत चबाता है, एक बड़ा टुकड़ा काटता है। खून हर तरफ बह रहा है और किम की रीढ़ की हड्डी में भी सिरहन दौड़ जाती है, लेकिन कुछ ही क्षणों में घाव ठीक हो जाता है, ठीक किम के सामने। किम अभी भी सदमे में है। यह रियलाइजिंग करता है कि कांग में ऑटो हिल की क्षमता है। इस दरमियान कांग सोचता है कि क्या मैं डेडपूल बन रहा हूँ? फिर कांग अपनी अंगूठी दिखाता है, समझाते हुए कि यह मानसिक अटैकों को रोकता है। इस बीच मिस्टर यंग की हालत और भी बुरी होती जा रही थी।